हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम रिलेशंस का थ्योरी लेकर के आए हैं। रिलेशंस की बारी बारी से थ्योरी करेंगे। मैं आपको पहले बता दूं, रिलेशंस के पहले कुछ थ्योरीज में आप 11th क्लास का सारा मैथ बना लेंगे। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं बता दूंगा कि हाँ, अब बच्चों यहाँ से 12th क्लास का नोट्स शुरू हो जा रहा है, तो आप यहाँ से 12th क्लास का नोट्स बना सकते हैं और प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ इससे आपका क्लास 11th और क्लास 12 दोनों सॉल्व हो जाएगा। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपको दे दूं, ये जो नॉइजेस हैं मैं धीरे धीरे शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो सुबह में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैनेजेबल है बच्चों। 3-4 वीडियो बस मैनेज करिए, रिक्वेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं इस प्रकार से कि सबसे पहले अगर हम देखते हैं रिलेशंस के बारे में, तो रिलेशंस के बारे में मैंने आपको कुछ बता रखा था। पहले क्या बता रखा था कि मैंने आपको इसके पिछले वीडियोस में सेट का नॉलेज दे दिया था। सेट क्या था? द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स था, जिसको आप सेट कहते थे। ठीक है, इसमें एक होता है बच्चों एम्प्टी सेट। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट का मतलब होता है खाली। क्या होता है? खाली। यानी इसे नल सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं। इसका मतलब होता है द सेट विच हैज नो एनी एलिमेंट्स। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं। नो एनी एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स इसमें नहीं होता है। हाँ, अगर मैं बात करूं, अगर यहां पे सर लिखा आ रहा है, बार बार लिखा आता है नॉन एम्प्टी सेट। क्या लिखा आता है बच्चों? नॉन एम्प्टी सेट। तो नॉन एम्प्टी सेट कहने का मतलब, नॉन मतलब नहीं, एम्प्टी मतलब रिक्त। वह रिक्त सेट नहीं है, मतलब सेट का हिंदी समुच्चय होता है बच्चों। तो वो एम्प्टी सेट नहीं है, इसका मतलब वो क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। इसका मतलब उसमें कोई ना कोई एक आध एलिमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये मैंने आपको कल बता दी थी, कल वाले क्लास में, यानी पिछले वीडियोस में, जो आपको एम्प्टी सेट, वॉइड सेट और नॉन एम्प्टी सेट भी मैंने बता रखा था। हाँ, ये मैंने रफ वर्क के लिए रखा है, आपको समझाने के लिए। आइए सीखते हैं हम लोग। सीखने से सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशंस यहाँ पे क्या आपको कह रहा है। डेफिनेशंस आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि a relation R from a non-empty set A to another non-empty set B is subset of A cross B। यानी A क्रॉस B का यह सबसेट होगा A से B में। सर हमको समझ में नहीं आया, हमको एग्जांपल देकर के समझाइए। आइए देखिए ध्यान से बच्चों, अगर कोई सेट A है, मैंने कल आपको साफ साफ बताया था कि इसको कहते हैं ब्रेसेज। क्या कहते हैं बच्चों? ब्रेसेज कहते हैं। मैंने आपको यह भी बताया था कि ब्रेसेज में अगर आप एलिमेंट्स लिखते हैं तो 1 2 3, अगर एक से ज्यादा है तो आप कॉमा देकर के लिखते हैं। रिलेशन दो प्रकार के होते हैं बच्चों, या तो रिलेशन A टू A भी हो सकता है। A टू A कहने का मतलब A से A में भी हो सकता है या A से B में भी हो सकता है। सर आप हमको दोनों बता दीजिए। चलिए आइए, अगर हम देखें A से A में रिलेशंस को अगर हम लोग देखते हैं तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। A से A कहने का मतलब A का 1 2 3 और A दोबारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 2 3। अगर मैं इसका, एक मिनट, अगर मैं बात करूं इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो A क्रॉस A का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? देखिएगा ध्यान से। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। सर ये कैसे लिखा आपने? देखिए ध्यान से, मैंने इसको कैसे लिखा है। मैंने इसको इस प्रकार से लिखा है कि अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखता हूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखता हूं, कार्तीय समीकरण उसे कहते हैं। तो देखिए 1 से मैंने पहले 1 को किया, 1 1 हो गया। फिर मैंने 1 को ही 2 से किया, फिर मैंने 1 को ही 3 से किया, कर दिया मैंने यहां तक। फिर मैंने 2 को 1 से किया, फिर मैंने 2 को ही 2 से किया, फिर मैंने 2 को ही 3 से किया, फिर मैंने 3 को 1 से किया, 3 को ही 2 से किया और 3 को ही 3 से किया। ये हमारा लिखा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A। सर आपने ये जो लिखा हुआ है A क्रॉस B, इसके बारे में बताइए सर। हम भी ठीक है भाई, ये मैंने आपको बता दिया कि अगर A टू A होगा तो क्या हो सकता है। अगर मैं बात करूं A टू B की, तो A टू B की, मान लीजिए कि A कोई सेट है। मैं यहां फिर से बताता हूं, अगर कोई A सेट है, मान लीजिए, इस बार एलिमेंट्स की संख्या मैं कम लेता हूं जानबूझकर, ताकि आपको लिखने में आसानी हो। 1 2 और B की संख्या है मान लीजिए A B, सपोज दैट
तो इसका जो A क्रॉस B लिखाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये लिखाएगा 1A 1B, अब देखिए 2A और 2B। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको लिखना सीख गए होंगे। अब मान लीजिए कि यहां बोल रहा है कि एक रिलेशन जो होता है R फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A, देखिए नॉन एम्प्टी सेट कह रहा है तो A में एलिमेंट्स तो हैं, तो ये तो नॉन एम्प्टी हुए, इसका मतलब ये एम्प्टी सेट तो नहीं है, यहां से 1 2 लिखा हुआ है। और अगर मैं सेट की बात करूं B की, तो B में भी A B लिखा हुआ है, तो ये नॉन एम्प्टी सेट हो गया सर। चलिए ठीक है, अब रिलेशन R जो होगा, रिलेशन R जो होगा वो नॉन एम्प्टी सेट A से लेकर के नॉन एम्प्टी सेट B तक होगा, और ये सबसेट होगा किस चीज का, A क्रॉस B का। आइए कोई रिलेशन हम मान लेते हैं, कोई भी रिलेशन हम मान लेते हैं। मान रिलेशन में 1A है 2B है, ऐसा है, बस दो ही है, ठीक है। तो क्या सर ये R जो है क्या इसका सबसेट है क्या, तो बिल्कुल सबसेट है। R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। कैसे सबसेट है सर, देखिए ध्यान से। सर आप हमको एक चीज नहीं बताए, हम बोले क्या सर, आपने हमें सबसेट नहीं बताया, सबसेट क्या होता है, आपने मुझे सबसेट नहीं बताया। मैं बोला ठीक है सीख लो, यहाँ पे सबसेट किसे कहते हैं, आइए देख लेते हैं। सबसेट का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स एक पार्ट, क्या होता है, पार्ट, यानी पार्ट ऑफ अ सेट, यानी सेट का छोटा रूप, सेट का छोटा रूप। मान लीजिए डियर स्टूडेंट मैंने एक कोई सेट दे दिया है कि सेट ऑफ अल्फाबेट, तो अल्फाबेट अगर है बच्चों, अगर अल्फाबेट है तो अल्फाबेट में तो 26 लेटर्स होते हैं। अब मान लीजिए कोई बी अगर सेट है जिसमें मैंने कह दिया खाली वॉवेल्स रहेंगे, तो वॉवेल्स रहेंगे तो क्या रहेगा यहाँ पे, अगर वॉवेल्स रहेगा तो क्या रहेगा, ए ई आई ओ यू, यही रहेगा 5 को। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि B इज सबसेट ऑफ A, मतलब B जो है ना A का ही पार्ट है। कैसे सर, तो B में देखिए सर A E I O U आ रहा है, A में तो A से Z तक आ रहा है, ये 6 है ना बाबू, तो ये तो A B C करके Z तक आएगा। तो देखिए B का सारा एलिमेंट जो है A में जा रहा है, B का सारा एलिमेंट किसमें जा रहा है, A में, तो B क्या हो गया, सबसेट हो गया, यानी छोटा रूप हो गया। तो वही यहां पे आप समझिए R जो है 1A क्या A क्रॉस B का सबसेट है, मतलब इसका, लिसन, इसका सारा एलिमेंट इसमें होना चाहिए। तो A क्रॉस B देखिए 1A है क्या, बिल्कुल है सर। 2B है, 2B हाँ 2B भी है सर, यानी 1A भी है और 2B भी है। इसका मतलब है सर कि R में जो 1A है और 2B है, ये दोनों का दोनों A क्रॉस B में मौजूद है। इसका मतलब साफ साफ है कि ये इसका रिलेशन बनाता है। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, रिलेशन किसे कहते हैं आपको ये समझ में आ गया है। अब हम बात करेंगे आगे डोमेन की। क्या इसमें डोमेन की बात हो सकती है क्या, हाँ हो सकती है। मैं इसको और फ्रेश लिख देता हूं, हो सकती है, इसमें भी बात हो सकती है, डोमेन और कोडोमेन और रेंज की बात हो सकती है। देखिए बच्चों थोड़ा सा नॉइजेस आ रहा है, आई नो आपको बहुत तकलीफ हो रही है, आई नो, मैं इसको जल्द से जल्द ठीक कर दूंगा, आई प्रॉमिस टू यू। बस 1-2 वीडियोस में सिर्फ दिक्कत है। मैं सुबह उठने की कोशिश कर रहा हूँ, सुबह में उठ करके वीडियोस बनाऊंगा तो शायद गाड़ी की आवाज़ ना आए, आई होप सो भी हो जाए। चलिए ठीक है, देखते हैं ध्यान से। अब मैं बात करता हूँ डोमेन की। तो डियर स्टूडेंट्स, हाँ डियर स्टूडेंट देखिएगा, सेट ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू R, R से बिलोंगिंग। सर एक बार फिर से एग्जांपल वाले लिख दीजिए सर, हम ले लीजिए 1 2 3 इस बार ले लेते हैं, और सर एक बार फिर से हमको B लिख दीजिए सर, हमरे ठीक है, क्या लिख दे बताइए, क्या हम नंबरें लिख दे कि A B लिख दे, क्या हम 4 5 लिख दे कि A B लिख दे, जो बोलिए। ठीक है भाई, हम A और B लिख के चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलिए सर, सबसे पहले ना आप एक काम करिए, हम बोले क्या, आप ना रिलेशन हमको लिख दीजिए और A क्रॉस B भी लिख दीजिए। हमने ठीक है भाई, A क्रॉस B हम लिख देते हैं, चलिए आइए लिख देते हैं। तो 1 का A से, फिर 1 का B से, चलिए जल्दी जल्दी करिए, 1A 1B, फिर 2A 2B 3A और 3B। चलिए ये तो हो गया सर। अब कोई रिलेशन है, मान लीजिए डियर बच्चा 1A 1B 2A 3B, ऐसा कोई रिलेशन है। चलिए मैंने लिख लिया। सर रिलेशन कैसे लिख रहे हैं सर, ये वाला कैसे लिख रहे थे, ये अभी हम अपने मन से लिख रहे हैं। क्वेश्चन जब देगा तो मैं क्वेश्चन में बताऊंगा कि हाँ, क्वेश्चन में शर्त दे देता है बाबू,
क्वेश्चन में क्या कर देगा, शर्त दे देगा आपको, और शर्त के अनुसार ही करना पड़ेगा। तो हम बोले सर शर्तवा कैसे देगा सर, वो भी बता दीजिए। हमें ठीक है बता देते हैं, पहले ये आप देख लीजिए। इसमें डोमेन क्या बोला है, डोमेन सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, सेट हो गया तैयार सर, चलिए ठीक है। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू आर। एक मिनट सर होल्ड करिए सर, हमने क्या, एक मिनट सर होल्ड करिए, हमने क्या होल्ड करें बाबू सर, डोमेन हम इसमें देखेंगे कि इसमें देखेंगे, हमारा सवाल है, सवाल का जवाब दीजिए सर। डोमेन जो है हम किसमें देखेंगे, हम बोले कि डोमेन जो है ना हम आर में देखेंगे, ए क्रॉस बी में नहीं देखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ बिलोंगिंग टू आर लिखा है। देखिए ध्यान से, इसमें डोमेन देखें तो डोमेन क्या हो जाएगा देखिएगा, तो डोमेन हो जाएगा मेरा प्रिय बच्चा, देखिए ध्यान से, फर्स्ट कंपोनेंट, सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी ये ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट उठाइएगा ध्यान से। तो फर्स्ट कंपोनेंट कौन है, 1, इसका फर्स्ट कंपोनेंट कौन है 1, इसका कौन है 2, इसका कौन है 3। सर ये तो 1 1 दो बार हो गया, तो हमने ये तो नहीं लिखाएगा। आप क्यों लिख दिए सर, आपकी गलती से बचाने के लिए लिख दिए। तो यहाँ पे एक ही 1 बार बार आया है, तो आप सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 लिख करके काम चला सकते हैं। ये हो गया आपका डोमेन। सर फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट क्या बोल रहे हैं सर, याद करो ऑर्डर्ड पेयर हम पढ़ाए थे, फर्स्ट कंपोनेंट इसको फर्स्ट एलिमेंट भी कहते हैं। आइए अब मैं बात करूं डोमेन ऑफ आर, ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए। देखिए 1 अगर है तो 1 ए से बिलोंग कर रहा है ना, ए बिलोंग्स टू ए। यहां देखिए ए बिलोंग्स टू ए जो मैंने लिखा है ए से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। सच दैट, इसको पढ़ते हैं, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी यानी 1a आर से बिलोंग कर रहा है, वेरी गुड। फॉर सम बी बिलोंग्स टू बी, बी जो है देखिए बाबू, यहाँ जो 1a है इसको मैं बाहर निकाल रहा हूं, तो यहाँ पे 1 मैंने ए बी सी लेकर शायद गलती कर दी, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी आ रहा है, कोई बात नहीं, आप समझिए ध्यान से। 1a लिया है तो यहाँ पे a कौन है 1 है, और यहाँ पे b कौन हो गया a हो गया, यानी b कौन सा है, सेकंड एलिमेंट है ना। सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं फिर से बता दूंगा आपको। यहाँ कौन है 1 है, तो फॉर a b बिलोंग्स टू r, सम फॉर सम b बिलोंग्स टू b, तो यहाँ पे a हो गया 1 जो यहाँ बिलोंग कर रहा है, अब b किससे बिलोंग कर रहा है, b से बिलोंग कर रहा है। चलिए ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। चलिए नहीं भी समझ में आया है, मैं दोबारा आपको एग्जाम्पल लेके बता दूंगा। आइए ध्यान से देखिए, अब देखिए रेंज, तो रेंज क्या है ना डियर स्टूडेंट, सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू आर। सेकंड कंपोनेंट देखिए ए बी ए और बी, ए और बी, तो ठीक है सर। सर कोडोमेन किसे कहते हैं सर, कोडोमेन किसे कहते हैं, यहां देखिए, अगर आर जो है रिलेशन है, इफ R is a relation, अगर R रिलेशन है A से B में, then B is called the codomain of relation R, यानी B क्या कहलाएगा, रिलेशन R का कोडोमेन कहलाएगा, यानी यही B जो है ना ये सीधा क्या कहला जाएगा, कोडोमेन। क्या एलिमेंट्स है सर, A और B एलिमेंट्स है। सर आपके सर यहाँ पे तो रेंज और कोडोमेन बराबर हो गया, कहीं कहीं बराबर हो जाता है, कहीं कहीं बराबर नहीं होता है। ये कहाँ पढ़ेंगे हम लोग सर, ये आगे पढ़ेंगे ना हम लोग थ्योरी, उसमें बड़ी काम आने वाला है इसको। चलिए सर आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा, लेकिन मैं 2 मिनट और लेना चाहूंगा आपको इस वाले को अच्छे से समझाने के लिए। कुछ बच्चों को समझ, सॉरी, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, रेंज बराबर यहाँ पे हो गया A और B, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, मैं दोबारा यहाँ करने वाला हूँ। चलिए हम वापस से एक और एग्जांपल लेकर के चलते हैं ताकि बच्चों को और अच्छे समझ में आ जाए, बस 2 मिनट में। A बराबर मान लीजिए 1 2 3 है और B बराबर मान लीजिए 4 और 5 है, ठीक है। तो इसका हम लिख देते हैं A क्रॉस B, अगर हम लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 और 3 5। चलिए हम लोगों ने लिख दिया। अब कोई रिलेशन है, मान लीजिए सर कि अगर उसमें है 1 4 है 2 4 है 3 5 है, अगर ये कोई रिलेशन है तो क्या ये रिलेशन है सर, तो हम बोले हाँ रिलेशन ए कैसे है। तो रिलेशन में क्या डेफिनेशन बोलता है बच्चों, ए और बी नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, तो वो नॉन एम्प्टी सेट है। आर जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए, तो ए क्रॉस बी का सबसेट भी यहाँ पे है, क्योंकि इसका सारा एलिमेंट्स ए क्रॉस बी मौजूद है। अब देखिए इसका यही आपसे 11th क्लास का क्वेश्चन यही है जी, हम बार बार बोल रहे हैं, हम सेट पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे तो आपको सब बन जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं डोमेन की, तो डोमेन जब भी देखेंगे डियर स्टूडेंट ए क्रॉस बी में हम लोग ना ही देखेंगे, हम लोग रिलेशन में देखेंगे।
तो रिलेशन में क्या है, 1 क्या है बच्चों, 1 2 3। तो इसको ब्रेसेज में हम लोग लिखेंगे, इसको हम आगे ही पढ़ाए हैं कि इसको हम जब भी सेट लिखेंगे किस में लिखेंगे, ब्रेसेज में लिखेंगे। आइए इसका रेंज आपको क्या मिल गया सर, तो रेंज देखिए, जो डोमेन हम रखने से, डोमेन के रखने से जो रिजल्ट मिलता है वही आपका रेंज होगा। आई रिपीट अगेन, डोमेन के रखने से जो रिजल्ट आपको मिलता है वही आपका रेंज होगा। 1 को रखने से आपको 4 मिला है तो आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट होगा 4। 4 भी यहाँ पे तो 4 तो लिख दिए हैं, 5 भी रिजल्ट मिला है, इसका मतलब हमारा 5 भी हो गया। चलिए ठीक है। और यहाँ पे अगर कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन तो डायरेक्टली बी एलिमेंट होता है सर, क्या होता है बी, और बी कितना है 4 और 5 है। तो आई होप आपको हर रिलेशन का डोमेन, रेंज और कोडोमेन लिखने आ गया होगा। अब धीरे धीरे हम पढ़ेंगे कि इसको और कैसे हम लोग एरो डायग्राम से, सेट बिल्डर फॉर्म से किस किस तरीके से रिलेशन लिख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन के बारे में, यानी किसी भी रिलेशंस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में हम देखने वाले हैं। इसके 5 फॉर्म मैंने लिख रखे हैं। हाँ, आपको कहीं कहीं कोचिंग संस्थानों में 5 फॉर्म ना बताया जाए, आपको कोचिंग में बता देगा, रोस्टर फॉर्म बता दिया जाएगा, सेट बिल्डर बता दिया गया, एरो डायग्राम, सारा तो एरो डायग्राम पे ही चलता है, एरो डायग्राम बता दिया गया, बाकी 2 फॉर्म बताया गया चाहे नहीं बताया कोई बात नहीं, मैं यहाँ आपको 5 फॉर्म बताऊंगा। आइए देखते हैं यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अगर कोई ए सेट है, चलिए इसी पे ले लेते हैं। ए अगर 1 2 3 है और बी अगर आपका है 1 3 4 9 है। चलिए, और रोस्टर फॉर्म वाला क्या बोला है सर कि आर बराबर है ना 1 1 है, 2 4 है, और हाँ 2 4 है, और की अगर बात करें तो 3 और 9 है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग कहेंगे रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म कहेंगे, रोस्टर फॉर्म। यानी अगर नॉर्मल में लिखा हुआ है तो ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं सेट बिल्डर फॉर्म की, सेट बिल्डर फॉर्म जब भी आएगा डियर स्टूडेंट्स वो सेंटेंस में आएगा, यानी आपको लिखा हुआ आएगा इस तरह से। इसका मतलब चलिए हम इसी एग्जांपल को, इस एग्जांपल को मेन एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं और इसी पे सारा फॉर्म हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म देखिए क्या क्या बोला है। देख बच्चा, यहाँ पे सब बतवा समझ में आएगा, बस ध्यान से देखते रहो। आगे देखो, आर इक्वल टू बोला है ए और बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। चलिए देख लेते हैं क्या आर जो है क्या ये हो रहा है, क्या बिल्कुल हो रहा है सर। देखिए ध्यान से, अगर आर को देखें रोस्टर फॉर्म, सर इस पर से आप इस पर क्यों जा रहे हैं, इजी पड़ेगा ना, क्यों हम बार बार एग्जांपल लेने जाएं, बार बार हम एलिमेंट्स लेने जाएं, आपको भी कंफ्यूज करते रहे। इससे बढ़िया है कि आपको एक एक समझा दें। आइए ए क्रॉस बी, देखिए क्या ए जो है ए का एलिमेंट है। देखिए आर अगर मैं लिखूं यहाँ पे 1 1 2 4 3 9, देखिए तो बाबू ध्यान से, 1 जो है क्या ए का एलिमेंट में आता है सर, 2 आता है सर, आता है सर, 3 आता है सर, आता है सर। अब देखिए बी जो है तो बी 1 है, क्या 1 बी में आता है सर, आता है सर, 4 आ रहा है सर, आ रहा है सर, 9 आ रहा है सर, आ रहा है। ए स्क्वायर बराबर 9 सर, देखिए तो 1 का स्क्वायर बराबर 1 आ रहा है सर, चलिए फॉलो कर रहा है सर। 2 के स्क्वायर बराबर 4 आ रहा है सर, बिल्कुल फॉलो कर रहा है। 3 के स्क्वायर करके 9 आ रहा है, बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कंप्लीट हो गया, रोस्टर फॉर्म में कंप्लीट हो गया। आइए नंबर 3 हम बात करते हैं एरो डायग्राम की। एरो डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो देखिए इस प्रकार से होता है, गोल गोल अंडा, सिपाही जी का डंडा खूब सब पढ़े, गोल गोल अंडा बना दो। अंडा बना दिए हैं हम लोग, और देखिए यहाँ पे ए लिख देंगे, यहाँ पे आपको बी लिख देंगे। चलिए सभी सेट ऑफ एलिमेंट्स लिखिए, 1 2 3 1 3 4 9। रिलेशन क्या है डियर स्टूडेंट्स, रिलेशन है आपका, हाँ थोड़ा सा अगर गंदा लिखा जाए तो बुरा नहीं मानिएगा बच्चों, बोर्ड पे हल्का हो जाता है। 1 से 1 का, आइए 1 से 1 का, 2 से 4 का, 2 से 4 का, 3 से 9 का, 3 से 9 का। ये हो गया आपको एरो डायग्राम। और जब जैसे ही आप फंक्शनमा पढ़िएगा ना तो इसको से ऐसे वो लग जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा एफ इज सच दैट ए टू बी, ऐसे लिखा जाएगा। ये फंक्शनवा में लिखाएगा, यहाँ पे आपको नहीं लिखाएगा, हम आपको बस बता दे रहे हैं और कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, ध्यान से
ये आपका हो गया डियर स्टूडेंट्स एरो डायग्राम। ये तीनों आपके सभी जगहों पे बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूं लैटिस फॉर्म के बारे में। चलिए लैटिस फॉर्म क्या है देख लेते हैं। लैटिस फॉर्म इज डायरेक्टली कॉल्ड आपका एक तरह से ग्राफ सिस्टम। कौन सिस्टम बच्चों? ग्राफ सिस्टम। आइए हम ग्राफ बना लेते हैं बच्चों। सभी लोगों ने ग्राफ ऐसे बना रखा था। ये y हो गया, ये x हो गया। हाँ हल्का तिरछा जा सकता है, बोर्ड है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। आइए 1 2 3 1 3 4 9 हमको तो सब कुछ डिनोट करना पड़ेगा। हम बोले हाँ सर, चलिए करते हैं। आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम सब गंदा ना करते हुए हम सीधे यही लिख देते हैं। सब गंदा सिर्फ जो काम का वे लिखेंगे, ठीक है। 1 3 4 1 यहाँ पे तो 1 हो गया, 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 हो गया। चलिए ठीक है। ए का है तो ए का 1, फिर है आपका 2, फिर है आपका 3, फिर है आपका 4 तो नहीं है, तो 1 2 3 ये आपका है। चलिए हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो जो रिलेशन में देगा ना खाली उसी को हम डिनोट करेंगे। 1 1 है तो 1 1 है तो 1 और 1। चलिए यहाँ पे हो गया सब। चलिए ठीक है, आप थोड़ा जूम कर लीजिए, यहाँ पे आपको जूम हो जाएगा। अपने स्क्रीन से कर लेना बच्चा। मैं दिखूं या ना दिखूं मेरी आवाज आपको सुनाई पड़नी चाहिए। और ये वाला ग्राफ से आप जूम करके स्लाइड कर लो, यूट्यूब पे ऑप्शन देता है, ठीक है। 2 और 4 2 और 4 2 और 4। चलिए यहाँ पे हो गया सर। 3 और 9 3 और 9 3 3 3। अगर मैं यहाँ पे आगे बढ़ूं 3 और 9, चलिए यहाँ पे हो गया। तो ये जो आप डॉट डॉट निर्देश कर रहे हैं यही आपका लैटिस फॉर्म कहलाएगा। यानी सिंपली जो रिलेशंस में दे रखा है आपको उसको ग्राफ पे दिखला देना, यही आपका लैटिस फॉर्म हो गया। अब चौथा है आपका टेबुलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म है डियर स्टूडेंट्स? टेबुलर फॉर्म। आइए ये बहुत मजा आने वाला है। चलिए टेबुलर फॉर्म में हम टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स? हम लोग बनाएंगे टेबल। जल्दी जल्दी हम लोग टेबल बना लेते हैं। 1 2 3 और 4। टेबल जैसे ही हम बनाएंगे, हाँ टेबल में अब हम एलिमेंट्स को रखेंगे। किसको रखेंगे डियर स्टूडेंट्स? एलिमेंट्स को। तो ध्यान से देखिए 1 2 3 है, 1 2 3 अगर है तो सबसे पहले हम भरेंगे। देखिएगा मैं भरने जा रहा हूं। देखिएगा पहले हम रेड पेन से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। 1 2 3। अब उधर क्या है? 1 3 4 9। सर इसको कैसे बनाएंगे? सर हमें बड़ी आसान है भाई, बहुत आसान है। देखिए रिलेशनवा में जो आपको दिख रहा है, रिलेशन में जो आपको दिख रहा है बस उसको दिख रहा है तो 1 लिखेंगे, नहीं दिख रहा है तो 0। क्या बोल रहे हैं सर? दिख रहा है तो 1 लिखेंगे, नहीं दिख रहा है तो 0। मैं तो आपको दिखाई दे रहा हूं ना, बात खत्म करो, ठीक है। तो आप टेंशन नहीं लीजिए उसका। आगे देखिएगा 1 और 1, क्या 1 1 रिलेशन में है? क्या है सर? तो है तो हम 1 लिखेंगे। 1 3 है क्या सर? नहीं, इतना खोजेंगे तो पगला जाएंगे सर। सीधे 1 1 दिख रहा है सर, 2 4 दिख रहा है, 2 4। चलिए ये भी दिख रहा है, जो जो दिख रहा है उसको 1 1 कर ले जाइए। 3 9 दिख रहा है, 3 9 दिख रहा है, इसको भी 1 हम लोग कर देते हैं। बाकी सब तो नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा, सबको क्या कर दीजिए? 0 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सबको 0। तो ये था बच्चों आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, जो आपने पांचों अच्छे से समझ लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अब हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट्स अगर हम देखेंगे तो इसमें सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ए कोई सेट है, उसमें है मान लीजिए 1 2 और 3, और बी कोई सेट है, इसमें है मान लीजिए 4 और 5, ठीक है। अब अगर हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में तो इसका हम लोग फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। तो फॉर्मूला कैसे निकालते हैं आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम a क्रॉस b अगर हम निकाल लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 1 4 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा, 1 3 4 ही लिखिए, अभी फर्स्ट एलिमेंट से करते जाइए। 1 5 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा, और फिर आपका 3 5 हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया हमारा। अगर हम देखते हैं बच्चों कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है? 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है आपका? 2 है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ कितना हो गया?
तो 1 2 3 4 5 6, लिसन, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। इसका मतलब सर कि अगर हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो ये आपका फॉर्मूला निकल करके आया। किस चीज का फॉर्मूला निकल करके आया दोस्तों? ये फॉर्मूला निकल करके आया आपको कि आपको एक कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, उसका ये फॉर्मूला निकल करके आया। अगर मैं बात करूं एक और फॉर्मूले की, अगर आपसे पूछ देता है, किताब में पूछ देता है नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस, अगर दो सेट दिया रहे, ए और बी रिलेशंस दिया रहे, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? 2 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद एक और थ्योरी बची हुई है इनवर्स रिलेशन की, वो मैं तुरंत बताने वाला हूं। हाँ, एक बात मैं बता दूं, हाँ अभी आपने 2-3 मिनट पहले देखा होगा, तो उसमें मैं दूसरे कपड़े पहनकर बता रहा था वीडियो, क्योंकि देखिए कल मैं वीडियो बना रहा था तो बहुत सारी आवाजें आ रही थी, इस वजह से मैंने वीडियो शूट रोक दिया था। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, हाँ 5:10 के आसपास हो रहा है, तो इस समय नॉइज बहुत ही कम है और इसलिए मैंने ये वीडियो अभी बनाया है। और आप सभी लोग इसको ध्यान से देखिए ताकि आप लोग को डिस्टर्बेंसेस ना हो। और एक थ्योरी और बचा हुआ, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। चलिए करिए, आइए अब हम देखते हैं इनवर्स रिलेशन के बारे में। तो लेट आर बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अगर आर कोई सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो जाहिर सी बात है कि वो किस रिलेशन होगा? ए से बी में रिलेशन होगा। देन द इनवर्स रिलेशन ऑफ आर टू बी डिनोटेड बाय आर इनवर्स, यानी रिलेशन इनवर्स रिलेशन आर का किसे डिनोट किया जाएगा? आर इनवर्स से डिनोट किया जाएगा। किसे डिनोट किया जाएगा? आर इनवर्स से डिनोट किया जाएगा। ये एक ऐसा रिलेशन होगा बी से ए जो कि आर इनवर्स से डिनोट किया जाता है, और बी ए इज सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। कहने का मतलब है कि अगर कोई रिलेशन दिया हुआ है आर के फॉर्म में, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? आर इनवर्स हो जाएगा, और सारे एलिमेंट्स सेट के साथ पलट जाते हैं। जैसे आपको इस लाइन को मैं रोकता हूं, एक एग्जांपल मैं दे देता हूं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। मान लीजिए कि ए में कोई 1 2 3 है और बी में ए बी है, कोई है, ठीक है। और अगर कोई रिलेशन यहां पे मैंने लिख दिया है 1 ए 2 बी, ठीक है बच्चों, तो अगर इसको मैं कहूं कि फाइंड आर इनवर्स, तो आर इनवर्स जैसे ही मैं निकालने जाऊंगा तो आर इनवर्स मेरा क्या हो जाएगा? देखिएगा ध्यान से, जैसे आर इनवर्स क्या है, देखिए ध्यान से, इसको मैं पढ़ रहा हूं। ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स, यानी इसका उलट के आर इनवर्स में आ जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? B2 हो जाएगा। ये इसका आर इनवर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? आर इनवर्स। तो अगर मैं बात करूं डियर स्टूडेंट्स, तो इसके लिए देखिए, लिसन एवरीबॉडी, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा बच्चा। अगर मैं आर के लिए बात करूं, अगर इसके लिए आर के लिए अगर मैं डोमेन की बात करूं, किसकी बात करूं बच्चा? डोमेन की। तो डोमेन अगर हम देखते हैं तो डोमेन किससे बिलोंग कर रहा है? तो सेट यहां पे ए से बिलोंग कर रहा है। आर के लिए तो डोमेन यही हो जाएगा। और रेंज क्या हो रहा है? बी हो रहा है। इसका रेंज क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके लिए रेंज क्या हो जाएगा? बी। लेकिन अगर मैं आर इनवर्स के डोमेन की बात करूं, अगर इसके डोमेन की बात करूं, डोमेन मतलब क्या होता है? जहां से आप वैल्यू उठा करके रखते हैं, यानी पहला सेट वाला। तो आर इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा डोमेन? इसके लिए डोमेन हो जाएगा बी, और इसका रेंज क्या हो जाएगा? इसका रेंज हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? रेंज ए। कैसे सर? देखिए रेंज किसे कहते हैं? लिसन एवरीबॉडी, घबराइए नहीं बच्चा। डोमेन किसे कहते हैं? द सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, या फिर द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स इन एन ऑर्डर्ड पेयर। इस ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, आर में जो ऑर्डर्ड पेयर जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? डोमेन। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, 2 है और 3 जा सकता है, यानी इसका क्या हो गया? ए हो जाएगा डोमेन। और अगर मैं बात करूं आर इनवर्स की, तो इसका क्या यहाँ पे डोमेन हो गया? ए और बी हो गया। तो ए बी किससे बिलोंग कर रहा है? बी से। डोमेन यहाँ पे क्या हो गया? बी हो गया। अब कुछ बच्चों का सवाल होगा कि सर क्या ऐसे ही मैथ आएंगे क्या इनवर्स का? हम बोले हाँ बिल्कुल ऐसा ही आएगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मैं एक और, हाँ अब थ्योरी खत्म हो गया, अब क्वेश्चन हम लोग करेंगे अगले वीडियोज में। मैं आपको एक बात बता देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, मैं ये बताना चाहता हूं कि
थ्योरी तो हो चुका है आपका, और इस थ्योरी से आपका 11th क्लास के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। 12th क्लास में क्या फायदा आएगा, 12th क्लास के बच्चे अगर इसको पढ़ते हैं तो आपका एक तरह से बेस मजबूत होगा और आप इस 12th क्लास के रिलेशन पढ़ने की ओर और आगे जाएंगे। तो इतना इनफ है आपके लिए कि आप इतना कर लें। और एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स का या कुछ मेरे अच्छे अच्छे दोस्तों का ये बात होगा कि आप तो सबको सर डेफिनेशंस बोर्ड पे लिख के लाते हो। बच्चा मैं बोर्ड पे इसलिए लिख के लाता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चों के पास थ्योरी नहीं है और मैं थ्योरी आपको यहाँ पे दूंगा, तो क्यों ना मेरी लिखी हुई थ्योरी को आप खुद ही लिख ले। यहाँ पे मैं थ्योरी लिखता हूँ, आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका कंसेप्ट अच्छा बिल्डअप होता है। अगर आप खुद से थ्योरी बनाना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हैं, बुक्स के हेल्प से बना सकते हैं, एनसीईआरटी के हेल्प से बना सकते हैं, आरडी शर्मा में भी एक से एक है। तो ऐसी ऐसी किताबें हैं बच्चों जिसमें मान लीजिए आरडी शर्मा है तो आरडी शर्मा में कुछ दिया हुआ है, कुछ केसी सिन्हा में दिया हुआ है, कुछ आरएस अग्रवाल में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में बहुत कुछ दिया हुआ है, कुछ नहीं भी दिया हुआ है। तो मैं सब जगह से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे आपको लिखता हूँ ताकि आपको तो थ्योरी भी कंप्लीट हो जाए और आपके क्वेश्चन से बनने शुरू हो जाए, ठीक है। आप तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देन थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं अगली वीडियोस में आपको सॉल्यूशंस कराने वाला हूँ, कुछ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगा जिससे आपके 11th क्लास के सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे किस तरफ, 12th क्लास के रिलेशन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। फिर हम लोग 12th का थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसका हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका 12th क्लास का भी रिलेशन कंप्लीट हो जाए और फिर 12th के अनुसार ही चलूंगा। अब आप कहिएगा सर आपने तो वादा किया था 12th क्लास को पढ़ाने का, आप 11th क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, रिलेशन और फंक्शंस कुछ ऐसे रेलेवेंट टॉपिक्स हैं जो कि 11th में भी मैच करता है और 12th में भी मैच करता है। 11th उसका थोड़ा सा बेसिक पढ़ना है, 12th में उसको और अच्छे से पढ़ना है। हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने 12th को पढ़ाने के लिए बोला था, लेकिन अगर मैं आपको ये कहता हूं कि 11th कितने बच्चों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो अगर 11th का भी कंप्लीट हो जाता है तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इससे आपका बेसिक बनेगा, आप अच्छे से कर सकते हैं। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो, काइंडली लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों को ताकि ये वीडियो सब तक पहुंच जाए कि गौतम सर ने अब रिलेशन भी स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे फंक्शन, धीरे धीरे सारे मैथ के वीडियो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।